हाँ, तो साइंस का सेकंड चैप्टर अपना कंटिन्यू चल रहा है, बहुत अच्छी मेहनत करनी है, ठीक है। और थोड़ा थ्योरेटिकल ज़रूर है, लेकिन इसको साथ में आपको चलाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देखो फिर बता दूं, बड़ा क्वेश्चन अभी भी कंटिन्यू है, आज पूरा हो जाएगा। वो क्वेश्चन ये था कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जो पूरा का पूरा अपना पाचन तंत्र है उसका वर्णन करना अगर पूछे तो अपन को 7 अंग, पूरे 7 पॉइंट में लिख चुके अंगों के नाम, ऑर्गन्स के नाम, और उसके बाद में 3 ग्लैंड है, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज ग्लैंड और लीवर ग्लैंड, तीनों ग्लैंड है, ठीक है। यानी कि लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि, ये 3 हमारे शरीर में ग्रंथियां होती है जो पाचन तंत्र में यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आती हैं, ठीक है ना। तब जाके 7 + 3 10 पॉइंट हो जाएंगे, तब जाके ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट होगा, चाहे बड़ा क्वेश्चन आ जाए। कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि चैप्टर मॉडल पेपर में तो 6 का है, वैसे 5 का है। कोई लोड नहीं लेना यार, ऊपर नीचे छोटा मोटा होता रहता है। मॉडल पेपर कोई फिक्स नहीं है, मॉडल पेपर तो एक गवर्नमेंट वाला साइड पे डाल देते हैं कि ये ऐसा अंदाज़ा हो जाए आपको, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। डिट्टो पेपर ऐसा आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक आपके लिए कि हिंट एक वाइब है, बाकी डिट्टो वैसा आना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और जो एक्चुअल में उन्होंने जो सिलेबस प्रोवाइड किया है उस अकॉर्डिंग पेपर आएगा। जहाँ तक 5 या 6 तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, एक आधा नंबर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब आओ इधर। पाचन ग्रंथियों में पहली बात है लार ग्रंथि। तो सबको पता है लार ग्रंथि का काम है लार छोड़ना, और खाना जो अपन खाते हैं वो हमेशा मुंह में लेते ही लार ग्रंथि लार छोड़ती है, जिससे वो खाना चिपचिपा और गीला हो जाता है। और जब तक वो गीला या चिपचिपा नहीं होगा तो वो अंदर जो अपनी ग्रास नली जो है उसमें अटक जाएगा, ठीक है। इसलिए लार का होना बेहद ज़रूरी है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भी और खाने को गीला और चिपचिपा करने के लिए भी, ताकि चिकनापन रहेगा उसमें तो सीधा अपने छोटी या स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, ठीक है। आमाशय वगैरह सब में वो कंटिन्यू, वो तो प्रोसेस तो आपको पता ही, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये ग्रंथि का मुख में लार उत्पन्न करती है, ठीक है। ये ग्रंथि क्या करती है, लार ग्रंथि मुख में लार उत्पन्न करती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड पहले कौन सी, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है ना। सलाइवरी मतलब लार ग्रंथि, तो लार ग्रंथि मुख में लार उत्पन्न करेगी, यानी दिस ग्लैंड प्रोड्यूस सलाइवा इन द माउथ। फिर इस लार का क्या काम है भाई, लार तो बना दी, लेकिन लार का यूज क्या है। तो द मेन फंक्शन ऑफ सलाइवा आर, मतलब इस लार का मुख्य कार्य हैं भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख में पाचन शुरू करना, भोजन को चिकना व घुलनशील बनाना तथा दांतों, मुख, ग्रहिका व जीभ की सफाई करना। एक बात बताओ, अगर हमारे मुंह में ये चिकनापन ना हो तो हमारे मुंह के अंदर जो भी अपन खाएंगे वो सीधा चिपक जाएगा। जैसे अपन सब्जी खाते हैं या फिर अपन कोई ऑयली चीज़ खाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है, और अगर मुंह के अंदर चिकनापन नहीं होगा तो एज इट इज जाके जम जाएगा, उतरेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब मुंह के अंदर लार होती है तो वो क्या करेगी, चिकनापन अंदर रहता है, चिकनापन होगा तो जो भी कुछ खाएंगे वो चिपकेगा नहीं, समझ पा रहे हो। और मुंह की सफाई रहेगी, दांतों की सफाई रहेगी, वरना बिना चिकने के तो हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मतलब द ग्लैंड प्रोड्यूस सलाइवा इन द माउथ, द मेन फंक्शन ऑफ सलाइवा आर टू स्टार्ट डाइजेशन ऑफ द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड विद इन द माउथ इटसेल्फ, टू मेक द फूड lubricant, lubricious and soluble and to clean the mouth, teeth and tongue, ठीक है। एक lubricant होता है, मतलब चिकना और घुलनशील बनाती है, और दांतों और मुख ग्रहिका की जीभ की सफाई करने में ये काम करती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मेन क्या काम है कि स्टार्ट डाइजेशन ऑफ स्टार्च प्रेजेंट, जो खाने में प्रेजेंट स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करने का भी काम यही करती है, ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ज़्यादा याद ना रहे तो इतना ज़रूर लिख देना कि लार ग्रंथि लार स्रावित करती है, मतलब लार छोड़ती है। दूसरी बात, लार ग्रंथि जो है वो हमारे जो फूड होता है, खाना जो होता है उसको गीला व अपने मुंह के अंदर चिकनापन लाती है, जिससे फूड जो है वो हमारे दांतों, टंग और इन जीभ पे ना चिपके, ये साफ रहे, बस सिंपल। फिर है लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। सलाइवरी ग्लैंड इज 3 टाइप्स। ये अलग से क्वेश्चन है, इसमें नहीं लिखना, 1 2 3 बस फिनिश हो गया बड़े वाला क्वेश्चन। ये अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है और अलग क्वेश्चन है, समझ में आ गई, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड कितने प्रकार की होती है, 3। पहली पैरोटिड ग्लैंड, और दूसरी सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, और तीसरी सब लिंगुअल ग्लैंड, यानी कि कर्णपुर ग्रंथि, अधोजंग या अवचिबुकीय लार ग्रंथि और अधोजीवा ग्रंथि। बात करते हैं कर्णपुर ग्रंथि की। इसकी बात करें तो ये सिरमी तरल का स्राव करती है, ध्यान रखना, सिरमी तरल का स्राव करती है, हमारे गालों में पाई जाती है, हमारे जो गाल होते हैं यहाँ ये पाई जाती है। द सीक्रेट्स ए सीरम लाइक फ्लूइड एंड इट फाउंड इन द चिक्स, हमारे चिक गालों के अंदर ये होती है। दूसरी
कभी देखना लार जब निकलती है तो इधर से भी लार निकलती है, तो हमारे गालों में ये पाई जाती है, ठीक है। दूसरी है अधोजन या चिबुकी है। ये ग्रंथि ये मिश्रित ग्रंथि है जिससे लिक्विड भी रहता है और श्लेष्मिक श्रावण भी होता है थोड़ा। इट इज अ मिक्स्ड ग्लैंड थ्रू विच फ्लूइड एंड म्यूकस आर सीक्रेटेड। तो ध्यान रखना म्यूकस और फ्लूइड दोनों छोड़ती है, तरल और श्लेष्मिक थोड़ा झिल्ली टाइप। और तीसरा है अधोजीवा ग्रंथि। ये जीवा के जीभ जो होती है, जीभ उसको जीवा बोलते हैं, जीवा के नीचे पाई जाती है। आप नोटिस करना जीभ के नीचे से भी हमारे मुंह से लार आती है जब कभी अच्छा पकवान वगैरह कुछ बनता है ना, तो ये सब बात है, तो नीचे पाई जाती है तथा श्लेष्मिक श्रावण होता है इसमें भी। तो ध्यान रखना इट इज फॉर्म्ड बीनेथ द टंग एंड सीक्रेट द म्यूकस लाइक लिक्विड। ये तो म्यूकस और फ्लूइड दोनों छोड़ती है, ये ओनली फॉर म्यूकस छोड़ती है, ठीक है। ये था बीच में एक क्वेश्चन। और अब स्लाइवरी के बाद में आ गया पेंक्रियास यानी अग्नाशय, दूसरी ग्रंथि अग्नाशय। ये मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन, वेरी इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन आएगा कि पेंक्रियाज यानी कि जो अग्नाशय ग्रंथि है वो कितने हार्मोन रिलीज करती है। तो एक तो इंसुलिन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक ग्लूकेगोन, ध्यान रखना इंसुलिन और ग्लूकेगोन तथा बहिस्रावी अग्नाशय रस का। तो ध्यान रखना हार्मोन दो हो गए, दो हार्मोन हो गए, इंसुलिन और ग्लूकेगोन, दो हार्मोन पूछेंगे। पेंक्रियाज कौन से दो हार्मोन रिलीज करती है, छोड़ती है, तो इंसुलिन और ग्लूकेगोन। अभी बता दूंगा दोनों का यूज क्या है, नीचे मैंने क्वेश्चन ले लिया है कि इंसुलिन तथा ग्लूकेगोन हार्मोन मिलकर शरीर में जो ब्लड शुगर होता है, रक्त शर्करा के स्तर को कंट्रोल करते हैं। मतलब ब्लड शुगर जो होता है ना, जिस शुगर बढ़ जाता है वो शुगर ना बढ़े, ये दोनों इस पर कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये ध्यान रखना कि तथा बहिस्रावी अग्नाशय रस का स्रावन करती है, पहली मेन बात ये ध्यान रखना। दो तो हार्मोन और एक होता है बहिस्रावी अग्नाशय रस छोड़ती है, और इसकी लंबाई 6 से 8 इंच लंबी होती है और यू आकार की होती है। तो इजी है। इट इज कंपाउंड ग्लैंड विच सीक्रेट्स एंडोक्राइन हार्मोन इंसुलिन ग्लूकागोन एंड एक्सोक्राइन पेंक्रियाज जूस। इट इज 6 to 8 इंचेस लॉन्ग। ध्यान रखना इंच है ना, तो सेंटीमीटर है ना मीटर, इंच दे रखा है। हालांकि 1 इंच के अंदर आप जानते हो 2.5 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, लेकिन फिर भी ये आपको माना लॉन्ग यू शेप्ड स्ट्रक्चर, यू शेप्ड इसका स्ट्रक्चर होता है। फिर लीवर, यकृत, ये पाचक ग्रंथि है, मतलब ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है, यहाँ पर खाना पचाने का काम होता है और लगभग त्रिकोण की शेप है। अपने जब डायग्राम बनाया था डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ पर, तो आपने देखा तो ट्रायंगल शेप में थी, देखा था ना उस डायग्राम में, हाँ वही तो ये त्रिकोणाकार होता है, हमारे शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण अंग है ये। इसका अधिकतम वजन, हाँ जो अपने यहाँ डायग्राम बनाया था डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट वीडियो में, तो उसके अंदर जैसे वो ट्रायंगल शेप में बनी, तो इसका जो बेसिकली ज़्यादातर वजन होता है इसका राइट हैंड साइड में होता है, मतलब इसके दाईं तरफ होता है। ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है कि लीवर का या यकृत का ज़्यादातर या मैक्सिमम या अधिकतम वजन या वेट किस तरफ होता है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, या लेफ्ट राइट दोनों तरफ, या इक्वल, ऐसा कुछ भी आ सकता है। ध्यान रखना उसके जो इसका मैक्सिमम वेट होता है वो इंक्लाइन टुवर्ड्स द राइट साइड, यानी कि दाईं ओर, राइट साइड का मतलब दाईं ओर होता है। और मेन चीज़ है ये पित्त का निर्माण करती है, ग्रंथि पित्त का निर्माण करती है। देखो मैं एक बात बताऊं, एक बाइल जूस का निर्माण करती है जो खाने को पचाने में काम आता है। हमेशा ड्राई खाना नहीं पचेगा, उसमें पित्त चाहिए, वो पित्त या लिक्विड ये सब चाहिए, इसके लिए खाना डाइजेस्ट जल्दी होता है। तो ये पित्त बनाने का काम कौन करता है, लीवर। क्वेश्चन कैसा भी उठ के आ जाता है कि हमारे शरीर में इन ग्रंथियों में से 3-4 के नाम होंगे जो पित्त बनाती है, लीवर, ठीक है। तो दिस ग्लैंड प्रोड्यूस बाइल, और ये जो बाइल हैं, द बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। अब पित्त जाएगा कहाँ, पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर के अंदर पूरा का पूरा बाइल इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि पित्त इकट्ठा हो जाएगा। तो हिंदी वालों के लिए बड़ा इजी है कि ये पित्त बनाती है, और यहाँ से पित्त यकृत वाहिनी उपतंत्र, यानी ये यकृत वाहिनी उपतंत्र में समझते हो, मतलब जिस नली से, जिस पाइप से जाता है उसे बोलते हैं यकृत वाहिनी उपतंत्र। यकृत का मतलब लीवर की नली हो गई, और जिधर से जाता है उपतंत्र, तथा पित्त वाहिनी द्वारा पित्ताशय में चला जाता है, ठीक है। पित्त वाहिनी बोल दो, चाहे यकृत की वाहिनी बोल दो, पित्ताशय में चला जाता है। जहाँ पर पित्त बनेगा वो पित्ताशय में जाएगा, यानी गॉल ब्लैडर के अंदर जाएगा। फिर यहाँ से पित्ताशय नलिका द्वारा पित्त ग्रसनी में चला जाता है, ठीक है। तो फ्रॉम हियर द बाइल मूव्स थ्रू कॉमन बाइल डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। फाइनली कहाँ जाएगा, फिर ड्यूडेनम में। बड़ा इजी है, लीवर के बारे में ज़्यादा याद ना, उतना सा लिख देना
कि ये एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, मतलब ये एक पाचक ग्रंथि है जो एक पित्त स्रावित करती है, एक बाइल जूस छोड़ती है। ये बाइल जूस गाल ब्लैडर में जाता है और गाल ब्लैडर से ये जूस सीधा कहाँ चला जाता है, ड्यूडेनम में, यानी कि ये सीधा चला जाता है ग्रसनी में। बस समझ गए, इतना सिंपल तो लिख सकते हो, 2-3 लाइन, बहुत ईजी है। चलो ये तो हो गया अपना बड़ा क्वेश्चन, जो डायग्राम बनाना है 10 पॉइंट, 7 + 3, 7 तो पॉइंट और 3 ग्रंथियों के नाम। ईजी है ना, हो गया तैयार बड़ा क्वेश्चन। बीच में जितने ही बने छोटे 2-2, 3-3 नंबर के वो तैयार हो गए, कोई 1 नंबर का, 2 नंबर का बन जाएगा। ये 1 मार्क्स में आ सकता है। फिर क्वेश्चन एक क्लास में लिखा है, एक पे इधर आ जाओ, अग्नाशय व यकृत का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखो डायग्राम बड़ा इजी है, उसी डायग्राम में से पोर्शन मैंने काट के बनाया है। और देखो प्रैक्टिस करो डायग्राम की, चलते आपका मन हुआ जब भी डायग्राम बनाना शुरू कर दो, बनाओ तो प्रैक्टिस करो, थोड़ी स्पीड अपने आप आ जाएगी। डिट्टो छापने की बिल्कुल जरूरत नहीं, अंदाजा होना चाहिए, ठीक ठाक डायग्राम होना चाहिए, मार्क्स नहीं कटते, इस बात को ध्यान रखना। बस उसके नेमिंग अच्छे से करना, 3 से 4 या 5 नाम आपको कम से कम याद करना है, ठीक है। तो ये अपना डायग्राम है आमाशय और यकृत दोनों का, यानी ड्रॉ ए वेल डेवलप्ड डायग्राम ऑफ पैंक्रियाज एंड लीवर। ये क्वेश्चन आई तो ये आपको डायग्राम बनाना है कि ये अपना ऊपर वाला पोर्शन ट्रायंगल की शेप का, ये तो लीवर हो गया, अभी पढ़ा था अपने कि त्रिभुज के आकार का लीवर हो गया, और ये अपना अग्नाशय यानी पैंक्रियाज, और ये पूरा ये बीच वाला ये चीज़ ये हो गया आमाशय यानी स्टमक, और ये यहाँ पर ये पूरा ये देखिए यहाँ है ये गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय। यहाँ से जूस निकल के, वो जूस जो होगा यानी इधर से आके, या फिर ऐसे मान लो कि इधर से निकल के फिर ये अपना इस नलियों की तरफ से जाके यहाँ इकट्ठा हो जाता है गाल ब्लैडर पित्ताशय के अंदर। ये जो पित्त है या जूस है वो इकट्ठा हो जाता है। इजी है ना, तो डायग्राम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, बाकी बड़ी बात कोई नहीं है। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में, वो ये कि मैंने सीधा क्वेश्चन या आंसर मिक्स में लिखा है कि अग्नाशय द्वारा स्रावित एंजाइम कौन कौन से हैं। इंसुलिन और वो तो अलग लिखा दूंगा, एंजाइम तो नाम नहीं लिखे मैंने अभी, कि अग्नाशय द्वारा जो स्रावित एंजाइम है, अभी नाम लिखाऊंगा सबके, उन एंजाइमों का क्या यूज है। वो एंजाइम हमारे आंतों में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन में मदद करते हैं। समझ पा रहे हो, सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि आमाशय द्वारा स्रावित एंजाइमों का क्या उपयोग है, तो आप लिखेंगे वो हमारी जो आंतें होती हैं उसमें प्रोटीन, वसा तथा जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनके पाचन करवाता है। वरना आप प्रोटीन खा लोगे, कार्बोहाइड्रेट खा लोगे या कोई फैटी वसा चीज़ खा लोगे, लेकिन उनका पाचन होना भी ज़रूरत है, वरना डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर बॉडी में उनकी कमी हो जाएगी। इसलिए उनका डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इंसुलिन और ग्लूकेगोन हार्मोन जो होते हैं ये भी इसी के अंदर पाए जाते हैं, किसमें इसमें आपने पैंक्रियाज में, अग्नाशय में, और ये मिलकर हमारे शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित यानी कंट्रोल करते हैं। इंग्लिश वालों के लिए यहाँ है द एंजाइम रिलीज्ड बाय द ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, पैंक्रियाज ग्लैंड, ठीक है। पैंक्रियाज ग्लैंड कर लेना, भले ही नहीं समझो तो आप, है ना, ये पैंक्रियाज ग्लैंड के बारे में है। पैंक्रियाज ग्लैंड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। और इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन्स टुगेदर कंट्रोल द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज इन द बॉडी, ठीक है। यानी जो ब्लड ग्लूकोज है हमारे बॉडी के अंदर उसको कंट्रोल करने का काम भी यही 2 हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागोन करते हैं। और यहाँ पर एक वर्ड है आंतों, आंतों का मतलब छोटी और बड़ी दोनों आते हैं। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन का नाम नहीं है, यहाँ पर छोटी आंतें बड़ी आंतें नहीं, सिर्फ आंतों का मतलब बड़ी और छोटी दोनों आते हैं। उनके अंदर जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स जो भी बनेंगे उन सब का डाइजेशन का काम कौन करते हैं, ये दोनों, ये इसके अग्नाशय द्वारा छोड़े गए, पैंक्रियाज द्वारा छोड़े गए एंजाइम्स करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इजी बातें हैं, सारी आपको लर्न करनी है। जैसे मैं क्वेश्चन फॉर्म बनाता जा रहा हूँ वैसे वर्ड टू वर्ड, ठीक है, ओके। हाँ, तो अब जितने भी मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हैं सीधे सीधे फैक्ट है, लेकिन मैंने ट्रिक बनाई है, ध्यान से सुनना आप, है ना, मज़ेदार ट्रिक है, आपको इजी लगेगी। और भी आप चाहो तो और भी अपने हिसाब से बना सकते हो, क्योंकि देखो हम लोग तो ऐसे थोड़ी छोटी मोटी ट्रिक बना लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे कि एक मैंने कहा था, अच्छा एक वो बहुत बड़ी टेबल आपकी बुक में दे रखी, पूरी टेबल मत याद करना, ठीक है, पूरी टेबल याद करना नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं आते वहाँ से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आते, आप ही कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो आपको बेहुदा डरने की जरूरत नहीं है, पेपर बड़ा आसान आता है, जो मैं कह रहा हूँ वैसा करना है। ये मैं नहीं, एक्सपीरियंस बोलता है, पता चलता है कैसे पेपर कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तो बड़ी पूरी हर कोई कहेगा पूरी रटनी है, इसके फंक्शन भी रटना है, ये वो, इतना थोड़ी पढ़ आता है कोई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे कि सीक्रेटेड एंजाइम बाय पैंक्रियाज, यानी कि जो आपका अग्नाशय है अपना,
अपना अग्नाशय द्वारा कौन कौन से एंजाइम छोड़े जाते हैं, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है सलाइवरी ग्लैंड कौन से एंजाइम छोड़ती है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है स्टमक यानी आमाशय कौन सा एंजाइम छोड़ती है, और ये लार ग्रंथि कौन से एंजाइम छोड़ती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना उस टेबल से, ठीक है। अब इनके लिए ट्रिक बनाइए, थोड़ी सी देसी है, बिल्कुल नॉर्मल। जैसे पहले अग्नाशय द्वारा कौन सी एंजाइम स्रावित किए जाते हैं, तो इसमें छोटी सी ट्रिक है। एमिलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइजेज, लाइपेज, न्यूक्लियेजेज, कोई 3-4 याद आ जाए तो ही बहुत है। लेकिन फिर भी एक एक वर्ड अपन अगर देखें, मतलब 2-3 भी अगर अपन देख लिए तो इन पे एक इजी ट्रिक बन सकती है। वो ये है कि ए काका, ध्यान से सुना, ए काका से 2 बन जाएंगे। ए काका न्यूट्री लाना या फिर लाई। ए काका न्यूट्री लाना, न्यूट्री का मतलब पेड़, ए काका न्यूट्री लाई। वैसे नॉर्मल अपन देसी लैंग्वेज में कहते हैं ना लाई मतलब वो चीज़ लाना, तो ए काका न्यूट्री लाई। तो ए से हो गया आपका एमिलेज, का से आपका कार्बोक्सी पेप्साइड या फिर काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए। फिर न्यू से न्यूक्लियेजेस, ट्री से ट्रिप्सिन और लाई से लाइपेज। तो मतलब ये वो चीज़ें हैं, तो थोड़ी बहुत भी अगर याद रह जाएगी, जैसे 2-3 भी याद रह गए, ये काका से करने तो ये रह गया, जैसे लाइपेज रह गया, ट्रिप्सिन रह गया, ठीक है, न्यू से न्यूक्लियेजेस रह गया, ए से एमिलेज रह गया, तो ही बहुत है। तो इसलिए ट्रिक बहुत काम आएगी। ए काका न्यूट्री लाई, न्यूट्री लाना या न्यूट्री लाई, मतलब एक नया पेड़ लाना, ठीक है। ये इजी ट्रिक बन गई। इसमें तो वैसे भी जरूरत नहीं है। लार ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम कौन कौन से थे, टाइलिन और एमिलेज, ठीक है, टाइलिन और एमिलेज, बहुत ईजी है, इसमें पी साइलेंट रहेगा, तो टाइलिन और एमिलेज। फिर आमाशय द्वारा स्रावित एंजाइम, इसमें पेप्सिन और रेनिन, ये तो इजी है। आमाशय हमारा पेप्सिन और रेनिन छोड़ता है, ठीक है। ये और इंग्लिश वालों को बड़ा आसान है, जैसे PQRS होता है तो PRS, ऐसे एक वर्ड याद कर लेना, PRS मतलब कंटिन्यू है लगभग, तो वो भी एक वर्ड है। आमाशय द्वारा पेप्सिन और रेनिन छोड़े जाते हैं। एक यहाँ पर है पाचन में कार्य करने वाले प्रमुख एंजाइम। अब यहाँ पर देखो वसा पाचक तो लाइपेज होता है, ये तो अलग से क्वेश्चन आ सकता है। जो फैट का डाइजेस्ट करता है वो ओनली फॉर लाइपेज ही होता है। जो हमारे शरीर में जो फैट होता है ना वसा, उसका डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ लाइपेज एंजाइम के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा, एंजाइम्स वर्किंग इन डाइजेशन, वैसे कौन कौन से एंजाइम में जो हमारे भोजन को पचाने के काम आते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए 2 मार्क्स में तो आपको 4 आंसर लिखने हैं कि हमारे कार्बोहाइड्रेट को कौन पचाता है, हमारे वसा को कौन पचाता है, हमारे प्रोटीन को कौन पचाता है। ये सारी बातें वेरी इंपॉर्टेंट, जो अलग अलग भी आ सकती है, ये अलग अलग भी पूछ सकता है और एक साथ ही पूछ सकता है, इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो बोर्ड पे जितनी बातें लिखी है सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ट्रिक इस पर अपने थोड़ी बहुत बनाई जो मुश्किल है उसके लिए। जैसे कि ये प्रोटीन पाचक है, वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से क्वेश्चन भी आया है, ये वाला बहुत बार पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि प्रोटीन पाचक कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो बड़ा इजी है, इसमें आप ये वो जो ट्रिक बनी थी वो ये बनी थी, जैसे कि ट्री का ट्री पे मतलब पेड़ का पेड़ पर ही, समझ गए। ट्री पे, पेड़ का पेड़ पर जो होता है वो हमेशा को क्या देगा अपन को, प्रोटीन को पचाएगा। बड़ा इजी है, ट्री का ट्री पे प्रोटीन। तो ट्री से ले लिया अपने ट्रिप्सिन, फिर का से ले लिया अपन ने काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, या फिर ऐसा मान लो कि इस ट्री से अपन लेते हैं काइमोट्रिप्सिन और इस पे से अपन लेते हैं पेप्सिन। तो का ट्री से काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन, पे से पेप्सिन। बहुत इजी है वैसे, ट्री का ट्री पे, ठीक है, तो इजी लैंग्वेज में पड़ेगा। एक मुश्किल ये भी पढ़ सकता है, कार्बोहाइड्रेट पाचक यानी जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट कौन पचाता है, वो एमिलेज है, माल्टेज है, सुक्रोज है। तो इसमें एक देसी ट्रिक ये है कि ए माल अपन कहते हैं ना, ये वाले मतलब ये चीज़ें, ये माल, तो वैसे ए माल सूखा है, ठीक है, ए माल सूखा। मतलब किसी ने पूछा कि ये माल कैसा है, गीला है सूखा है, तो आपने कहा ए माल सूखा है, मतलब ये वाला जो माल है वो सूखा है, ड्राई है। तो ए से मतलब एमिलेज, माल से मतलब माल्टेज, सू से सुक्रेज, और ये जो का इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट पाचक है। ये कौन सा पाचक है, कार्बोहाइड्रेट पाचक है। तो ए माल सूखा, थोड़ी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत हिंट देते हैं आपको। अभी लग रहा होगा ऐसा कि नहीं हम तो ऐसे याद कर लेंगे, नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा हिंट देते हैं। मुझे पता है ना, मैंने तो बहुत फैक्ट याद किए हैं, लेकिन जब ये ट्रिक याद करते हैं तब इजी मज़ा आता है कि हाँ अच्छा ये वाला ट्री का ट्री पे ए माल सूखा, मतलब ऐसे इजी रिवाइज होते रहते हैं, बहुत काम आएंगे।
ये चीज़ है, ठीक है। एक आका न्यूट्रीलाई, ये पेड़ नया लाना, मतलब ऐसे मतलब बनाते रहो सोच सोच के, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है, फैक्ट की चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है अगर अपन उनको थोड़ी ट्रिकी बना लें, वरना मुश्किल है, ठीक है। और ये न्यूक्लियेजेज तो वैसे भी याद नहीं करना, एक तो न्यूक्लियेजेज में खुद न्यूक्लियेजेज ही होता है और एक न्यूक्लियोटाइडेज होता है, ये दो पाचक होते हैं। वैसे फोर्थ वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, 1 2 3 है ना, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है और बना भी है। तो आई थिंक आपको ट्रिक ईजी लगी होगी, अपने मन से भी ट्रिक आप बना सकते हो। फिर अपन 2-4 क्वेश्चन और लेते हैं कि जो नवजात होता है ना, न्यूबॉर्न बेबी होता है, वो नवजात शिशु में पेप्सिन तो होता ही होता है, उसके साथ में जठर रस होता है ना, उसमें रेनिन नाम का एंजाइम भी होता है, ध्यान रखना। क्योंकि जो ये दूध पीता है छोटा बच्चा, तो दुग्ध प्रोटीन जो होता है ना, उसको पाचन करने में, क्योंकि ओनली फॉर 6 मंथ तक, तो आपको पता है बेबी, सुना होगा आपने कि 6 मंथ तक मतलब वो सिर्फ दूध पीता है अपनी माँ का। तो जब अपनी मम्मा का दूध पीता है तो उसको ज़्यादा डाइजेशन की जरूरत होती है, क्योंकि दूध में प्योर प्रोटीन वाली चीज़ें होती है, कैल्शियम वगैरह, तो उसको अलग से दूध प्रोटीन अलग, जो दूध के अंदर प्रोटीन पाया जाता है माँ के दूध में, वो दूध प्रोटीन पचाने के लिए पेप्सिन के साथ साथ में रेनिन एंजाइम भी होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि पेप्सिन ऑप्शन दे देता है कि नवजात बेबी के मतलब डाइजेशन के लिए निम्न में से कौन कौन से एंजाइम होते हैं। एक ही पेप्सिन व रेनिन दोनों ऐसे देते हैं, तो पेप्सिन व रेनिन दोनों, ठीक है ना। बहुत द गैस्ट्रिक जूस ऑफ न्यूबॉर्न infants also contains another enzyme called renin along with the pepsin, पेप्सिन के साथ में रेनिन भी, ठीक है। ये हेल्प क्या करता है, दिस हेल्प्स द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स, ये दूध प्रोटीन जो होता है उसको पचाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक चीज़ जो केनीज में रह गई थी, मतलब दांतों में रह गई थी, सॉरी केनीज में क्या, टीथ में रह गई थी, तो जो हमारे रदनक दांत होते हैं, जो केनीज टीथ होते हैं, वो मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं। सबसे ज़्यादा डेवलप किसी में होते हैं जो मांस खाते हैं, लाइक लोइन वगैरह, ठीक है। तो कैनिस टीथ आर मोस्ट डेवलप्ड इन कार्निवरस एनिमल्स, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। फिर एक क्वेश्चन और है जो अपने आज की टॉपिक में था, संवरणी पेशियां क्या काम करती है, व्हाट इज द वर्क ऑफ स्फिंक्टर मसल्स। तो बड़ा इजी है कि जो हमारे विभिन्न स्तर होते हैं भोजन के, जैसे कि हम पहले बाइट लेते हैं, वो ग्रसनी से होते हैं, हमारे छोटी आंत बड़ी आंत हमारे सब में जाके घूम घाम के बाहर निकलता है, वो सारी प्रोसेस हैं, इनको बोलते हैं भोजन के विभिन्न स्तर। इनमें भोजन का पाचित रस, फिर आपको पता है डाइजेस्ट होने के बाद में ये बाइल या जूस छोड़ता है, पाचित रस छोड़ता है वो, और फिर अपशिष्ट, भाई फिर पाचित रस बन के फिर अपशिष्ट निकल जाना, इनको स्पीड देने के लिए, वरना तो खाना जब डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि 24 आवर्स के अंदर डाइजेस्ट होना ज़रूरी है, उसके बाद में मुश्किलें पैदा हो जाती है। तो डाइजेशन हो, कब्ज़ ना हो, समझ पा रहे हो, सिंपली कब्ज़ ना हो, ये मान लो आप। तो अपशिष्ट की जो गति पर कंट्रोल करता है, या तो लूज मोशन ना हो या कब्ज़ ना हो, दोनों बातें होती है। ज़्यादा स्पीड पकड़े लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर ज़्यादा कब्ज़, दोनों बातें होती है। तो उन सब पे उनकी स्पीड पे कंट्रोल रखना, भाई कुछ खाने को पेट में रखेगा तभी तो एनर्जी स्टोर थोड़ी बनेगी, ये भी ज़रूरी होता है। तो ये इसके मेनली वर्क का ध्यान रखना, कंट्रोल्स द मूवमेंट्स ऑफ फूड, डाइजेस्टेड फूड, जूस एंड वेस्ट एट डिफरेंट लेवल्स, इन सब पे कंट्रोल करने का काम आपके स्फिंक्टर मसल्स का, यानी कि हिंदी बोल तो संवरणी पेशियों का काम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 1 मार्क्स में आपके बुक के पीछे भी क्वेश्चन दे रखा है। तो आई थिंक आज के फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था, तो ये छोटा वीडियो अपना ठीक है, दोनों को बैलेंस करो, फिर अपना रेगुलर अपनी मॉर्निंग में 4 बजे क्लास डेली होती रहेगी। बेफिजुल के वीडियो के चक्कर में बार बार कह रहा हूँ मत रहना, बहुत सारे लोग आएंगे अपने व्यू कमाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा आपको यहाँ मिलेगा, इतना है, ठीक है। बस जो मैं कहूँ वैसा आपको करते रहना, ठीक है, ओके।